नमस्कार, मेरा नाम है राजदीप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। देखिए, आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन तो जरूर होता है कि दुनिया में जितने भी रूल्स होते हैं, आखिर उन रूल्स को लिखता कौन है या फिर बनाता कौन है। तो डिकेड्स तक इसका एक ही जवाब था, यूनाइटेड नेशन और वेस्टर्न कंट्रीज। न्यूयॉर्क की ऊंची इमारत में बैठी यूएन को दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत माना जाता था, जहां शांति और सुरक्षा के सारे फैसले होते थे। लेकिन अब ये तस्वीर चेंज होती हुई दिख रही है। एक नया और पावरफुल ग्रुप दुनिया के स्टेज पर अपनी जगह बना रहा है, ब्रिक्स। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का ये अलायंस अब सिर्फ एक इकोनॉमिक फोरम नहीं है, ये एक ऐसी क्रांति है जो सीधे यूएन की ताकत को चैलेंज कर रहा है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां रूल्स बदल रहा है और डॉलर की बादशाही खत्म हो रही है। अब इस बात को अब हल्के में मत लेना कि इंडिया तो डॉलर रिप्लेस नहीं करना चाहता है अभी। देखिए, इसके ऊपर मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आप देखेंगे तो आज के टाइम पे साफ साफ नजर आ रहा है कि दुनिया में अब वेस्टर्न कंट्रीज के बनाए हुए पंचायत यानी यूएन धीरे धीरे कमजोर होने लगा है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे यूएन इतना ज्यादा कमजोर पड़ चुका है आज के टाइम पे, और क्या वाकई दुनिया पर ब्रिक्स का राज शुरू होने वाला है। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद एक और महायुद्ध से बचने के लिए यूनाइटेड नेशन का फॉर्म किया जाता है। इसका एक ही रीजन था, ह्यूमन राइट्स की रक्षा और देशों के बीच कॉपरेशन को बढ़ाना। शुरू में यूएन ने काफी पीस मिशंस किए, बीमारियों से लड़ने में हेल्प किया और करोड़ों लोगों तक मदद पहुंचाई। ये वाकई एक उम्मीद का प्रतीक था। लेकिन आज लगभग 80 साल बाद यूएन की चमक धुंधली पड़ चुकी है। दुनिया 1945 से बिल्कुल अलग है। कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है, नए इकोनॉमिक पावर्स उभर रहे हैं और टेररिज्म, साइबर वॉर और क्लाइमेट चेंज जैसे नए चैलेंजेस सामने खड़े हैं। इन नए चैलेंजेस के सामने यूएन बिल्कुल बेकार और लाचार नजर आता है। चाहे यूक्रेन वॉर हो या गाजा कॉन्फ्लिक्ट हो या ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, यूएन ज्यादा से ज्यादा सिर्फ स्टेटमेंट पास करता है, प्रपोजल पास करता है। और प्रपोजल ऐसा भी होता है कि ज्यादातर देश मानना नहीं चाहता है ऐसे प्रपोजल्स को। या तो कोई प्रपोजल कोई देश लाता भी है यूएन में तो उस पर कोई वीटो मार देता है। हर बार कोई ना कोई देश प्रपोजल लाता है, बट P5 कंट्रीज में से कोई आके वीटो मार के चला जाता है। P5 कंट्रीज क्या होता है आगे आपको समझाऊंगा, बट इसके अलावा आप देखेंगे तो यूएन की डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज भी इतनी स्लो है और उलझी हुई है कि जब तक यूएन कोई एक्शन लेता है तब तक गेम खत्म हो चुका होता है। और इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज को लगता है कि यूएन में उनकी आवाज का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अब सवाल यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत इतनी कमजोर क्यों हो गई है। इसका आंसर छुपा है इसकी बुनियाद में। यूएन की सबसे बड़ी वीकनेस है सिक्योरिटी काउंसिल। ये यूएन का सबसे पावरफुल ऑर्गन है जिसके पास कहीं भी दुनिया में किसी भी जगह पे मिलिट्री एक्शन अप्रूव करने की ताकत है। लेकिन ये पावर सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके के पास है। इन्हें P5 कंट्रीज बोला जाता है और इनके पास होती है वीटो पावर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो दुनिया के सारे कंट्रीज 193 देश एक तरफ हो जाए और अकेला एक लौता P5 कंट्रीज में से कोई अगर किसी प्रोपोजल्स को डिसएग्री कर दे या फिर वीटो पावर मार दे तो पूरा प्रोपोजल रद्द हो जाता है, वो प्रोपोजल पास ही नहीं हो पाता है। सोचिए, ये है यूएन। वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया को डेमोक्रेसी पे ज्ञान देता है और दूसरी तरफ यूएन में डेमोक्रेसी का ये हाल है। वीटो पावर का यूज करके P5 कंट्रीज ने हमेशा से अपने इंटरेस्ट को सिक्योर किया है और बाकी दुनिया सिर्फ तमाशा देखता है। जैसे इसका ताजा एग्जाम्पल है जब पहलगाम हमले के बाद यूएन में एक प्रपोजल लेके गया इंडिया, जिसमें पाकिस्तान बेस्ड 5 लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के टॉप आतंकवादियों को एज ए ग्लोबल टेररिस्ट रिकॉग्नाइज किया जाए। और पहलगाम 2025 में शामिल LAT के ऑफशूट द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF, जिन्होंने 26 हिंदुओं की जान लिया था। इंडिया चाहता था TRF पर सैंक्शंस लगाया जाए, लेकिन इसी बीच चाइना कूद पड़ा और वीटो पावर मार दिया। चाइना हमेशा से ही इंडिया के प्रपोजल्स पर ज्यादातर या तो टेक्निकल होल्ड लगा देता है या फिर वीटो मार देता है। और इसके अलावा ये P5 कंट्रीज हद तो तब पार कर देती है जब यूएन में इनके खिलाफ कोई प्रपोजल लाया जाए और दुनिया भर के देश इन पर एक्शन लेने की प्रपोजल रखे तो आराम से अपने ही अगेंस्ट आए या फिर अपने देश के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई भी प्रपोजल आता है तो P5 देशों में से एक देश वीटो मार देता है। फॉर एग्जाम्पल, 2007 में चाइना और रशिया ने यूएन में लाया गया रोहिंग्या मुस्लिम के खिलाफ हो रहे ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर लगाए गए प्रपोजल्स पे वीटो मार दिया था। चाइना म्यांमार की मिलिट्री जुंता को इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि म्यांमार में चाइना का इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। चाइना म्यांमार को अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के लिए जरूरी समझता है और म्यांमार में हेवी इन्वेस्ट भी करके रखा है चाइना ने। इसके अलावा कई और रीजंस है जिसकी वजह से चाइना हमेशा से ही म्यांमार को यूएन से बचाता आ रहा है वीटो पावर का यूज करके। जी हाँ, वही चाइना जिसको पाकिस्तान और बांग्लादेश अपना स्टेप फादर मानते हैं। दूसरी तरफ इंडिया, ब्राजील, जर्मनी और जापान जैसे देश डिकेड से परमानेंट सीट मांग रहा है यूएन में, पर यूएन में रिफॉर्म कभी नहीं हुआ। दूसरी प्रॉब्लम है ग्लोबल इकोनॉमी पर वेस्ट का कब्जा। वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इंस्टीट्यूशंस पर
यूएस और यूरोप का हेवी प्रेशर रहता है। ये इंस्टीट्यूशंस डेवलपिंग कंट्रीज पर ऐसी कंडीशंस थोप देते हैं जो ऐसे डेवलपिंग देशों के डेवलपमेंट को रोक देती है। मतलब सीधी बात, करंट ग्लोबल सिस्टम कुछ अमीर देशों के फायदे के लिए बनाया गया था, लेकिन अब दुनिया बदल रही है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश यानी ग्लोबल साउथ अब चुप रहने को तैयार नहीं है और इसी से जन्म हुआ एक नया अलायंस का ब्रिक्स। ब्रिक्स एक दिन में नहीं बना था। 2006 में ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना ने इसका फाउंडेशन रखा था। ब्रिक्स को शुरू में किसी देश ने एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर नहीं बनाया था। ब्रिक्स की शुरुआत होती है एक इकोनॉमिक आइडिया के तौर पर। 2001 में गोल्डमैन सैक्स के एक इकोनॉमिस्ट जिसका नाम जिम ओ'नील, इन्होंने पहली बार ब्रिक वर्ड का यूज किया था। इनका कहना था कि 21st सेंचुरी में ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना जैसे 4 बड़े इमर्जिंग इकोनॉमिक्स दुनिया की इकोनॉमी में टॉप 4 होंगे। मतलब इनको बस इन्वेस्टर्स को ये समझाना था कि फ्यूचर में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ये 4 देश सबसे बेहतर होगा। तो शुरुआत में ब्रिक एक वर्ड या फिर कॉन्सेप्ट था जो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया था। बाद में जिम ओ'नील का आइडिया इतना पॉपुलर हुआ कि इन 4 देशों के लीडर्स ने सोचा क्यों ना ब्रिक को एक रियल ग्रुप में बनाया जाए, और इसीलिए ब्रिक की पहली मीटिंग 2006 में न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली के दौरान फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पर होती है। और ब्रिक्स की पहली समिट 2009 में रशिया के एकटेरिनबर्ग सिटी में होता है। और फिर 2010 में साउथ अफ्रीका ब्रिक्स को ज्वाइन करता है और फिर 2011 में ब्रिक को ब्रिक्स कर दिया जाता है, यानी ब्रिक के बाद एक एस लगा दिया जाता है। एस मतलब साउथ अफ्रीका। तो शुरुआत में ब्रिक्स एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से शुरू हुआ था, इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज ने ब्रिक्स को इतना सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन आज ब्रिक्स एक स्ट्रॉन्ग आवाज बन चुका है। आज नए मेंबर्स के साथ ब्रिक्स दुनिया की 56% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है और ग्लोबल जीडीपी का 44% हिस्सा रखता है, जो G7 जैसे ग्रुप्स को सीधा टक्कर देता है। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई जैसे देश अब ब्रिक्स का मेंबर है और 2025 में इंडोनेशिया भी ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। सऊदी अरेबिया भी इसी प्रोसेस में है और 30 से ज्यादा देश लाइन में है। लेकिन ब्रिक्स सिर्फ देशों का ग्रुप नहीं है, ये एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड का प्लान है। ब्रिक्स का सबसे बड़ा वेपन है न्यू डेवलपमेंट बैंक और डी-डॉलराइजेशन। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में बनाया गया वर्ल्ड बैंक और IMF ऑल्टरनेटिव के रूप में NDB ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देता है। और डी-डॉलराइजेशन का मतलब है ब्रिक्स डॉलर की मोनोपोली को तोड़ना चाहता है। अपने ट्रेड में लोकल करेंसीज जैसे रूपी, युआन, रूबल का यूज कर रहा है। ब्रिक्स पे सिस्टम भी डेवलप हो रहा है जहां जो स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बन सकता है। तो आपका सवाल हो सकता है कि ब्रिक्स का ये बढ़ता इन्फ्लुएंस इंडिया के लिए क्या मतलब रखता है और क्या ये वाकई ही एक नई दुनिया बनेगा? क्या ब्रिक्स यूएन की जगह लेगा? सिंपल आंसर है ना पूरा हाँ ना पूरा ना। यूएन एक ग्लोबल बॉडी है जिसमें ऑलमोस्ट सभी देश है। यूएन का स्कोप बहुत फैला हुआ है, पीस, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स और डेवलपमेंट तक। लेकिन ये बस नाम का है। ना यूएन के ह्यूमन राइट बांग्लादेश में हिंदुओं के जेनोसाइड पे कुछ किया, ना पाकिस्तान के हिंदुओं के जेनोसाइड पे कुछ किया, ना गाजा पे कुछ कर पाया, ना यूक्रेन में कुछ कर पाया। दूसरी तरफ ब्रिक्स एक फ्लेक्सिबल ग्रुप है, कोई फॉर्मल हेडक्वार्टर नहीं है, हर मेंबर की आवाज ब्रिक्स में इक्वल है। ब्रिक्स का फाउंडेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ग्लोबल रिफॉर्म्स पर है। ब्रिक्स यूएन को खत्म नहीं करना चाहता है, पर अदर हैंड एक नया सिस्टम क्रिएट कर रहा है, ब्रिक्स, जो ज्यादा फेयर और मल्टीपोलर हो। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब होता है कि ऐसा दुनिया जहां एक दो देश नहीं बल्कि कई पावर सेंटर में होता है। बट इसमें चैलेंजेस भी है। लाइक ब्रिक्स का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इंडिया चाइना के बॉर्डर इश्यूज, और इस पे हाल ही में रिपोर्ट्स आ रहा है कि अब दोनों देशों ने बैठकर बॉर्डर पर अपनी डिस्प्यूट को सुलझाएंगे। इसके अलावा दोनों देशों का गोल भी एक ही है कि अब दुनिया में वेस्टर्न कंट्रीज की बादशाही को खत्म करना है। और नए वर्ल्ड ऑर्डर की वजह से और बिकॉज ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इन सब कारणों की वजह से अभी तक इंडिया चाइना का जो रिलेशन है वो पकड़ बना के रखा है। और इसका रिसेंट एग्जांपल है यूएस का टैरिफ इंडिया पर, जिसकी वजह से चाइना से इंडिया का रिलेशन अच्छा होने लगा है। तो अगर वेस्ट का ऐसे ही डबल स्टैंडर्ड और दादागिरी ऐसे ही इंडिया पे गिरा, तो ट्रम्प के जाने के बाद भी अगर ऐसा चलता रहा तो ऐसा हो सकता है कि इंडिया भी एक टाइम पे आके डी-डॉलराइजेशन का सपोर्ट करने लगे और ब्रिक्स अपनी खुद की करेंसी बनाए। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है ब्रिक्स का, एंड ब्रिक्स को इंडिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने के चांस के रूप में देखता है। एक तरफ इंडिया के यूएस और वेस्ट के रिलेशन स्ट्रॉन्ग है, दूसरी तरफ ब्रिक्स के थ्रू रशिया और चाइना से भी कनेक्टेड है इंडिया। ये इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी को दिखाता है। इंडिया ब्रिक्स का यूज टेररिज्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने, एनर्जी सिक्योरिटी पक्की करने और ग्लोबल साउथ की वॉइस बनने के लिए यूज करता है। साथ ही इंश्योर करता है कि ब्रिक्स सिर्फ चाइना का पपेट ना बन जाए। तो यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है कि तो फ्यूचर में क्या होगा? देखिए, शायद दुनिया 2 ब्लॉक्स में बटे, एक वेस्ट दूसरा ब्रिक्स, या फिर एक बैलेंस्ड और फेयर सिस्टम आएगा। साइंस क्लियर है, पुराने इंस्टीट्यूशंस वीक हो रहे हैं और जो नए अलायंसेस बने हैं ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है। डॉलर का दबदबा गिर रहा है और नए डिसीजंस सिर्फ न्यूयॉर्क या फिर जिनेवा में नहीं
बल्कि दिल्ली, बेजिंग और ब्राजील में हो रहा है। यूएन अपना इम्पैक्ट धीरे धीरे खो रहा है और ब्रिक्स एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव बनकर सामने आ रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल के बायस और वेस्ट की इकोनॉमी पर कंट्रोल ने एक बड़ी गैप क्रिएट कर दिया है, जिसे ग्लोबल साउथ ब्रिक्स के थ्रू फील करना चाहता है। एनडीबी और डी-डॉलराइजेशन जैसे स्टेप्स लेकर ब्रिक्स डायरेक्टली वेस्ट को चैलेंज कर रहा है। ये चैलेंजेस एक दिन में नहीं होगा, लेकिन इसका बिगिनिंग हो चुका है। ये एक हिस्टोरिक शिफ्ट है पावर बैलेंस का। अब सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, क्या ब्रिक्स सच में यूएन को चैलेंज करके एक नई वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करेगा या फिर अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस के चक्कर में ही अटक जाएगा? अपने थॉट्स जरूर कमेंट्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।